Maxwell's distribution of molecular velocities, the qualitative discussion, आणविक वेगों का मैक्सवेल वितरण का गुणात्मक विश्लेषण, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अणुओं के मध्य वेगों के वितरण को सर्वप्रथम जे सी मैक्सवेल ने दिया था। जे सी मैक्सवेल का पूरा नाम जो है वो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने 1865 में लक्ष्य करके इसकी गणना की और आणविक वेगों का वितरण नियम दिया, जिसके अनुसार अणुओं का गमन यानी मोशन सर्वथा अनिश्चित रहता है। वह किसी भी दिशा में शून्य से अनंत तक किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं। इनके गमन की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी समस्त दिशाओं में समान होती है। अतः इनका औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, शून्य होती है। लेकिन इनकी औसत गति जो कि स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है, ये क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, शून्य से अनंत तक किसी भी मान की हो सकती है। तो इसमें हम देखते हैं जो मैक्सवेल ने गणितीय उपचार के बाद जो अंतिम समीकरण प्राप्त की वह निम्न प्रकार से है। उन्होंने ये समीकरण दिया और इस समीकरण को हम अगर देखें तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है और ये बता रहा है इस समीकरण में, ये जो ये समीकरण है ये 1860 में प्राप्त किया था और इसे कहते हैं मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण, इसको कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम इसको वैल्यूज़ अगर आप लें तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलोसिटीज़, जिसमें थोड़े माइन्यूट चेंजेस हैं, इसको इस तरह ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने वी यूज़ किया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। तो हम या स्पीड के बारे में लें इसको, ये भी तो वेलोसिटी हो गई, तो इसको सी स्क्वायर और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी हम सी स्क्वायर भी आपको देखने को मिलेगा बहुत से इक्वेशंस के अंदर। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी रेज़ टू द पावर 3/2 सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर दीज वैल्यूज़। तो ये जो है समीकरण, यही समीकरण है जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम। यहाँ पर जो ग्राफ इसमें आप देख सकते हैं, जो मैक्सवेल ने ग्राफ दिया था, उन्होंने सी और डीसी वेग के मध्य अणुओं के अंश यानी फ्रैक्शन, उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके रूप में इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिया है। और ये कह सकते हैं हम यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया उसको वेग लिया उन्होंने सी व सी प्लस डी सी के मध्य के अणुओं के भिन्न यानी फ्रैक्शंस। तो इसमें यहाँ वाई एक्सिस पे तो ये हो गए आपके अणुओं के भिन्न यानी फ्रैक्शंस लिए हैं कि कितने हैं, और इधर लिए हैं अणुओं का वेग, एक्स एक्सिस पे लिया है अणुओं का वेग। तो यहाँ पर जहाँ यहाँ n जो है वो गैस अणुओं की कुल संख्या होती है, जो हम आगे देखेंगे समीकरण में। ये इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ये पूरा जो इक्वेशन है, समीकरण को हम जब इस प्रकार से लिखते हैं तो इसमें c जो है वो अणुओं का वेग है, स्मॉल c अणुओं का वेग है, डी सी
वेग में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन है। dn/n0 ये अणुओं की वह भिन्न अथवा अंश या फ्रैक्शन है जिसका वेग c तथा c प्लस dc के मध्य है। यानी dn/n0 ये क्या है? अणुओं के वह भिन्न या फ्रैक्शन है, इतने अणु हैं उनका नंबर है, टोटल में से थोड़ा अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शन को। तो ये वो फ्रैक्शन है, ये वो अंश है जिसका वेग c प्लस dc तथा c के मध्य है, इसके बीच में है, c तथा c प्लस dc के मध्य है। e जो है वो प्राकृतिक लोगैरिथम का आधार है, एक्सपोनेंशियल है, जो कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और c के मध्य अगर हम और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और c के मध्य, मैक्सवेल ने क्या लिया था? इधर लिया था वेग और इधर लिया था फ्रैक्शन। तो इनके मध्य जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमें इस प्रकार से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। वी कैन सी हियर, यहाँ पे 3 कलर्स में ये शो हो रहा है। तो ये पर्पल, रेड एंड ग्रीन, दिस इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। पर्पल का जो टेम्परेचर है वो लेट अस टेक इट एज T1, लेट अस टेक दिस एज T2 और इसको हम मान लेते हैं T3। तो जो टेम्परेचर T1 है वो लेस है देन T2 एंड T3 का इससे ज़्यादा है। तो दिस इज़, ये इस तरफ जो हम जा रहे हैं, ये विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस भी शो कर रहा है। तो इसमें अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इसको अगर हम कंक्लूजन निकालें, इसमें हमें एक्चुअली निष्कर्ष देखना पड़ेगा कि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है। पहली चीज़ हम देख सकते हैं कि शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या भी लगभग शून्य है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल शून्य है। ज्यों ज्यों वेग का मान बढ़ता जाता है, तेज़ी से उस वेग वाले अणुओं का अंश भी बढ़ता जाता है, जो कि हम तीनों ग्राफ में देख सकते हैं। एक अधिकतम मान के बाद वेग के बढ़ने के साथ उस वेग वाले अणुओं का अंश कम होता जाता है, जो कि इस रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं। इट इज़ लाइक दिस, आई एम रिपीटिंग दिस, कि एक अधिकतम मान के बाद वेग के बढ़ने के साथ उस वेग वाले अणुओं का अंश कम होता जाता है। वेग के इस मान को जिस वेग वाले अणुओं की संख्या अधिकतम है, जहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम है, दैट मीन्स दिस पॉइंट, यहाँ पर इस पर्पल वाले के लिए ये वाले, रेड वाले के लिए ये पॉइंट और ग्रीन वाले के लिए जो ये वाली लाइन है, यानी ये, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो मैक्सिमम अणुओं की संख्या यहाँ पर पर्पल के लिए यहाँ पर है, ये प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है, इधर भी है। तो ये वाला जो वेग है, ये जो मैक्सिमम है यहाँ पर अगर अपन डालें, ये कहलाता है प्रायिकतम वेग, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेग के इस मान को जिस वेग वाले अणुओं की संख्या अधिकतम होती है उसको हम प्रायिकतम वेग कहते हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी बता रहा है, सबसे ज़्यादा अणुओं की ये वेलोसिटी होगी, तो ये कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसको हम एल्फा से डिनोट करते हैं। प्रायिकतम वेग के बाद वेग का मान जितना बढ़ता जाएगा, बड़ी तीव्रता से उस वेग वाले अणुओं का अंश घटता जाएगा और वेग के अधिकतम मान पर यह संख्या शून्य हो जाती है। अब अगर हम और इसके कंक्लूजन्स देखें,
लेट अस सी द कंक्लूजन्स। यहाँ हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम अगर इसमें देखें, बहुत कम और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग नगण्य होती है, जो कि हम अलग अलग टेम्परेचर्स पर भी यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कम और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग नेग्लिजिबल है, जबकि प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या सबसे अधिकतम है। ये सभी ग्राफ में हम देख सकते हैं। यदि 3 भिन्न भिन्न तापों पर या अलग अलग टेम्परेचर्स पे, यहाँ हम जो शो कर रहे हैं, 4 टेम्परेचर्स, 200 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन और 500 केल्विन पर हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो, और इनकी हम अगर कंपैरिजन करें, परस्पर तुलना करें, तो ये पाते हैं कि ताप बढ़ने के साथ अणुओं के प्रायिकतम वेग के मान में वृद्धि होती है। ये प्रायिकतम वेग है कम टेम्परेचर पे, यानी 200 केल्विन पे यहाँ पर है, 300 पे आगे बढ़ गया, 400 पे उससे आगे बढ़ गया, 500 पे और भी उससे आगे बढ़ गया है। यानी प्रायिकतम वेग जो है वो टेम्परेचर के साथ, ताप के बढ़ने के साथ अणुओं के प्रायिकतम वेग के मान में भी वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम इसको पहले वाले को अल्फ़ा मान लें, अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा 1 कम होगा अल्फ़ा 2 से, और अल्फ़ा 3 ज़्यादा होगा, वैसे ही अल्फ़ा 4 से ज़्यादा होगा। नाउ एक और कंक्लूजन हम देखते हैं कि ताप बढ़ने के साथ वक्र की ऊंचाई, यानी हाइट, आप देख सकते हैं हाइट में भी कमी आती जा रही है, अर्थात ताप बढ़ने के साथ प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या घट जाती है। तो अगर हम यहाँ संख्या पहले वाले में मान लें कि n1 है और दूसरे वाले में n2 है, तो ये जो संख्या है n1 की ज़्यादा है, ये हम ग्राफ में देख सकते हैं। इसमें जो प्रायिकतम वेग वाले जो अणु हैं वो ज़्यादा हैं 200 केल्विन पे, और अगर 500 पर देखें तो वो कम है। तो ताप बढ़ने के साथ वक्र की ऊंचाई कम हो जाती है, जो कि ये बताती है कि ताप बढ़ने के साथ प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या घटती जाती है। ताप बढ़ने के साथ वक्र की चौड़ाई अधिक होती जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको और कम टेम्परेचर में मानूं तो इससे पहले वाला इस प्रकार से आएगा। तो ये जो चौड़ाई है इसकी, आप देख सकते हैं कर्व की, तो चौड़ाई अधिक होती जा रही है वक्र की आगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वेग में कम अंतर वाले अणुओं का अंश अधिक हो जाता है, या अधिक हो जाएगा इसमें, और साथ ही भिन्न भिन्न अणुओं के वेग और भी बड़े क्षेत्र या रेंज में भिन्न भिन्न हो जाएंगे। और एक और कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि अधिकतम वेग की ओर वक्र का अधिक चौड़ा होना इस बात का संकेत देता है कि प्रायिकतम वेग से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ताप बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। तो अगर हम इसमें यहाँ इसको देखें तो ये प्रायिकतम वेग है इस वाले का, इसके आगे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है, और अगर इसमें यहाँ पे देखें 500 केल्विन पे, इसके आगे यहाँ पर ज़्यादा है। तो दिस इज़ मोर ऑन दी राइट हैंड साइड हियर, थोड़ा आगे की साइड में इसका ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि अधिकतम वेग की ओर वक्र का अधिक चौड़ा होना, ये क्योंकि ज़्यादा चौड़ा है, राइट साइड में आप देख सकते हैं, इस बात का संकेत देता है कि प्रायिकतम वेग से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ताप बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द रिजल्ट्स, और इसका कंक्लूजन्स जो हैं उनके बारे में। तो हम एक पीछे एक ग्राफ में इसमें देख सकते हैं, यहाँ तो हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखी है, और इसी के आधार पे हम कैलकुलेशंस करते हैं और भी
जो वेग हैं या वेलोसिटीज़ हैं। तो पहला प्रायिकतम वेग देख लेते हैं। तो प्रायिकतम वेग का जो कैलकुलेशन हम निकालते हैं वो है 3 प्रायिकतम वेग is the most probable velocity. It is actually 2 RT/m. There are 3 velocities here. पहले ये देख लें, 3 टाइप की velocities के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला है most probable velocity, जो कि हम एक्चुअली इसको अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। देन दूसरी है मीन स्पीड यानी एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग, जिसको कि हम एक्चुअल में सी बार या वी बार से नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अल्फा यूज़ कर रही हूँ, सी बार यूज़ कर रही हूँ। और देन CRMS होती है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बारे में, ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स की जो वेलोसिटीज़ हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में इसको स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटी सी कंपैरिजन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं बता रही हूँ कि ये तो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो बिल्कुल पीक पर है। उसके बाद राइट साइड में इसकी औसत वेग आती है और उससे आगे की साइड में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी VRMS या CRMS आती है। तो ये हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में या प्रोबेबिलिटी ग्राफ में भी इसको देख सकते हैं। तो मैक्सिमम पीक, हाईएस्ट पीक पर तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी प्रायिकतम वेग, फिर उसके आगे मीन स्पीड या मीन वेलोसिटी या औसत वेग कहेंगे, और फिर लास्ट में जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी वर्ग माध्य मूल वेग। और ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।